नमस्कार, मैं नेहा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज के कोट के साथ में। देखिए इसमें लिखा हुआ है वर्क हार्ड नो मैटर वॉट, मतलब कि हमेशा कठिन परिश्रम करो चाहे कुछ भी हो। ओनली थिंग आई नो देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, मतलब जो मेरे को पता है कि यहाँ पे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, मतलब कठिन परिश्रम के साथ साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, ना कि खाली कठिन परिश्रम ही करते रहे। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि चीज़ों को कैसे सरल बनाया जाए और उन्हें कैसे आसानी से पढ़ा जाए। उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, उसको किसी दूसरी चीज़ से बदला नहीं जा सकता है। हाँ, आपको लगेगा कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई हो सकता है इसका रिप्लेसमेंट। एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट डिग्री जो वो वाला केस था अनामिका शुक्ला मैम वाला, कि कुछ लोग उनकी फर्जी डिग्री जो उन्होंने उस टाइम पे एग्ज़ाम निकाला था तो उनकी जगह पे 20-25 के करीब जो लड़कियां थी उनको लगाया हुआ था नौकरी पे, और जो ओरिजिनल लेडी है जिसके नाम पे डिग्री थी उन्हें कोई भी क्या कहते हैं जॉब नहीं थी उनके पास में, क्योंकि उन्होंने छोड़ रखी थी, उनकी फैमिली कुछ कंडीशंस थी ऐसी उस वजह से। और जो 20-25 लोग थे अब वो सारे पकड़े गए हैं 1-1.5 साल के अंदर में। तो रिप्लेसमेंट नहीं है कोई हार्ड और स्मार्ट वर्क का। अगर लगता है कि थोड़े टाइम के लिए है बट बाद में तो हार्ड वर्क ही काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और जो कल मैंने एक लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था कि 26 जनवरी 1950, ये जो 26 जनवरी तारीख है इसे ही क्यों अपना संविधान लागू करने का दिवस चुना गया, गणतंत्र दिवस चुना गया। क्योंकि देखिए इसी दिन इसका ऐतिहासिक महत्व है कि इसी दिन 1930 में ना भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उस पे उन्होंने यह एक संकल्प पारित किया था कि इस 1930 26 जनवरी से पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। देखिए जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो मिलती थी साल के लास्ट में, दिसंबर के आसपास साल के लास्ट में मिलती थी बिल्कुल। और वो जो आने वाली अगली साल की पूरी रूपरेखा तैयार करती थी कि कैसे कैसे अपने आने वाली साल में हम मिलेंगे और क्या क्या होगा। और अगर ज़रूरत पड़ती थी तो कभी इमरजेंसी मीटिंग बीच में बुला ली जाती थी, बट जो ऑफिशियल तौर पे जो मिलती थी आधिकारिक तौर पे अधिवेशन जो होता था वो साल के लास्ट में होता था। इसलिए ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो स्वराज दिवस का, पूर्ण स्वराज दिवस का प्रस्ताव पास किया गया और उसे 26 जनवरी 1930 में मनाया गया। इसलिए हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को चुना गया। ठीक है, और देखिए कमेंट सेक्शन में डाउट आ रहा था कि संविधान सभा की मांग को लेकर, कि कोई कह रहा है कि ये संविधान सभा की मांग इन्होंने रखी थी उन्होंने रखी थी। तो मैं अभी ये एक ही डाउट मेरे को दिखा था, अगर आपका डाउट नहीं दिखा है तो ये मत सोचिए कि डाउट इग्नोर किया है मैंने, मेरे को यही डाउट दिखा है तो इसलिए मैं अब इस वीडियो में इस डाउट के साथ में चलो इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो 1895 में जो विचार रखा था संविधान सभा का कि हमारे देश के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, विचार था, एक आइडिया था बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। जैसे कि आप मन में आइडिया लाते हैं कि आपको एसआई की तैयारी करनी चाहिए, तो ये भी आपके मन में आइडिया है। ठीक है, और अब 1922 में जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका कोई दोस्त आपसे कह दे कि भाई आप क्या कहते हैं इन कोचिंग से पढ़ लीजिएगा या इन नोट्स से पढ़ लीजिएगा, तो ये इस टाइप का होगा। यहाँ पे एक तो मिला है विचार मिला है, और यहाँ पे कि संविधान किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए। और एक है अब इसके बाद में आती है नेहरू रिपोर्ट, वो भी संविधान से ही रिलेटेड है। कि देखिए 1928 में जो लॉर्ड ब्रिंकन हेड थे वो भारत राज्य के सचिव थे। ठीक है, उन्होंने इंडियंस को, हम भारतीयों को चैलेंज दिया था कि क्या आप अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना सकते हैं, या उसकी मतलब ऐसे बोल ही रहे हैं कि हमें अब ये चाहिए हमें वो चाहिए हमें आज़ादी दो और ये सब दो, क्या आप में है। तो उन्होंने उन्हें चैलेंज किया था और ये चैलेंज स्वीकार किया था मोतीलाल नेहरू जी ने, और उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार करी थी 1928 में, जो कि एक संविधान का खाका टाइप का था। कि उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार मिलने चाहिए, और भारत का कोई एक धर्म नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, इस टाइप से उन्होंने इसमें बताया था। तो ये रिपोर्ट ये दर्शाती है कि देखिए हम में काबिलियत है कि हम अपने देश का संविधान खुद बना सकते हैं।
तो और ये रिपोर्ट आई थी 1928 में, इसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। और अब देखते हैं कि जो 1934 में जो ये एम.एन. रॉय हैं, इन्होंने संविधान सभा के गठन की जो पहली बार मांग उठाई थी, इन्होंने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग उठाई थी कांग्रेस में, और 1935 में इस मांग को कांग्रेस ने आधिकारिक मांग बना दिया था। आधिकारिक मांग का मतलब है कि जो पूरी कांग्रेस है जब वो मिलती है और उस नियम और कानून को पास कर देगी कि अब हम अब से इस पे काम करेंगे, तो ये आधिकारिक मांग बन गई है। अब आशा करती हूँ कि आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछा था, और जिनको भी और कुछ लोगों को भी ये डाउट होगा, तो ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। और लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे कैसे हुआ था, कब कब बैठकें हुई थी, और कब हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, कब हमारा संविधान पास हुआ, कब लागू हुआ, और उसके बारे में बहुत कुछ देखा था। तो अब इसका थोड़ा सा जो पोर्शन बचा है लास्ट वाले लेक्चर का, तो वो इस वाले लेक्चर में ख़त्म करते हैं, और बाद में होंगे 10 के करीब प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए संविधान सभा का निर्माण में क्या कहते हैं, अब संविधान तो बनाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए समितियां मतलब कमेटी चाहिए। और कमेटी का मैं आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कमेटी का मतलब क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है, तो एक बार आप वो देख लीजिएगा अगर आप अभी याद नहीं कर पा रहे हैं। तो जो संविधान सभा की समितियाँ थी वो थी 8 तो बड़ी समितियाँ थी, जिन्हें कहा जाएगा मेजर कमिटीज़, मतलब जो बड़े लेवल पे काम करती थी, और 13 थी छोटी समितियां, जिन्हें कहा जाएगा माइनर कमिटीज़। समितियों का मतलब यहाँ पे कि उन्हें एक विशेष कार्य दे दिया गया है, और उन्हें ये विशेष कार्य पे ही बहुत ज़्यादा अपना ध्यान देना पड़ेगा, एकदम से उसे अच्छे से डीप में जाके उसे देखना पड़ेगा और उस पर अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए बड़ी समितियों को याद कर लेते हैं। तो देखिए अब इसे कैसे याद करेंगे, मैं कुछ रिलेट करूंगी और आप भी इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से रिलेट करें। अगर अपना आपका कोई तरीका आप अपने माइंड में इसको सुनने के बाद में बना सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। तो देखिए संघ, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो थे पहले प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो संघ, अपने देश का, केंद्र का। तो जो संघ से रिलेटेड समिति है वो आ जाएंगी जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर। आई होप ये थोड़ा आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आप दोबारा से बोलिए कि संघ समिति और संघीय संविधान समिति। जो संघ के हैं वो है प्रधानमंत्री पहले जवाहरलाल नेहरू, तो ये इसलिए शक्तियाँ, और जो समिति हैं ये सारी शक्तियाँ आ जाती हैं जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर। और तीसरी कमेटी है जो मेजर समिति है वो है प्रांतीय संविधान समिति। आप इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए मैंने पहले भी बताया और आपको ये पता होगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने जो हमारा पूरा देश में जो रियासतें थी, जो राजा रजवाड़े थे, उनको सबको मिला के एक माला में पिरोने का काम किया था, प्रांतों को एक माला में पिरोने का काम किया था। तो इसीलिए जो प्रांतीय समिति हो गई वो हो गई सरदार पटेल जी के अंदर। और हम पढ़ चुके हैं प्रारूप समिति पहले भी पढ़ चुके हैं, और अभी भी जो संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए, लिखने के लिए जो समिति थी कि संविधान में भाषा कैसी होगी, क्या होगा, जो संविधान की भाषा दी गई है, तो ये है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के अंडर थी ये वाली समिति। ये तो आपको याद ही होगी। देखिए इन समितियों में तो याद करने में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ये आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। और अब आती है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार कमेटी। ये जो मौलिक अधिकार हो गए इन्हें कहा जाएगा फंडामेंटल राइट्स, जो हमें संविधान ने दे रखे हैं। अल्पसंख्यक हो गए माइनॉरिटीज़, जनजातियों के लिए, स्केड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए, और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे, हेड थे इसके, थे सरदार पटेल। अब देखिए इसे आप कैसे याद करेंगे कि देखिए सरदार पटेल जी यहाँ पे जो प्रांतों को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने प्रांतों को तो इकट्ठा कर लिया, बट उनसे वो कुछ प्रॉमिस भी करेंगे कि चलिए हम आपको इकट्ठा कर रहे हैं, आप हमारे भारत के देश में जुड़िए, भारत गणराज्य में जुड़िए, तो हम आपको कुछ अधिकार देंगे, मौलिक अधिकार देंगे, आपके अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखेंगे, आपकी जनजातियों का भी ध्यान रखेंगे, और जो बहिष्कृत क्षेत्र हैं उनका भी हम ध्यान रखेंगे। इसीलिए जो प्रांतीय संविधान समिति, डॉक्टर पटेल और सरदार पटेल, ये दोनों को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं।
और चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये सरदार जी, ये पटेल जी को सरदार नाम किसने दिया था? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है, वरना तो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। और देखिए जो ये वाली जो समिति है जो सरदार पटेल के अंदर में थी, इसकी 5 उप समितियाँ थी। क्या थी? 5 उप समितियाँ। तो उनमें जो 2 इम्पोर्टेंट हैं जिनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो थी एक मौलिक अधिकार उप समिति। आप यहाँ पे ये देख लेना, यहाँ पे समिति है और यहाँ पे है उप समिति। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। और अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक है, तो अब देखिए ना कैसे याद करेंगे। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। तो इस टाइम पे जो मेरे माइंड में इसे रिलेट करने की ट्रिक ये आ रही है कि जब सरदार पटेल ने प्रांतों से कहा था कि आप हमारे साथ में आके जुड़िए, तो हम आपके मौलिक अधिकारों का पूरा ध्यान रखेंगे। तो जो उस टाइम पे प्रांत के हेड हैं, जो उनके मुख्य थे, तो वो कहते हैं कि जी आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप हमारे लोगों का ध्यान रखेंगे, तो मौलिक अधिकारों का ध्यान रखेंगे। तो मौलिक अधिकार उप समिति किससे हो जाएगी? कृपलानी जी से, JB कृपलानी, कृपा होगी। ठीक है, वैसे तो मौलिक अधिकारों का ध्यान रख के कोई कृपा नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार हर व्यक्ति का एक अधिकार है, वो जन्म के साथ में ही हर व्यक्ति का एक अधिकार आ जाता है। ठीक है, और अल्पसंख्यक उप समिति, अब जो यहाँ पे सरदार पटेल जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक हैं, उनका मुख्य रूप से ध्यान रखा जाएगा, मतलब उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, उन्हें इग्नोर नहीं किया जाएगा। इसलिए आप अल्पसंख्यक उप समिति को रिलेट कर सकते हैं मुखर्जी जी से, HC मुखर्जी। तो आशा करती हूँ कि आप इनको अब रिलेट कर पा रहे होंगे यहाँ तक। और जो नेक्स्ट कमेटी है, देखिए ये है प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देखा होगा कि संविधान सभा के थे अध्यक्ष और भारत के हैं पहले राष्ट्रपति। तो ठीक है, तो अब देखिए कोई अध्यक्ष है और राष्ट्रपति है, तो उन्हें उनका पता होना चाहिए कि उनकी सभा में क्या किस तरह की प्रक्रिया चल रही है और वो सही से संचालित हो रही है कि नहीं। तो ये तो भाई राष्ट्रपति और अध्यक्ष का ही काम है ना। तो इसीलिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए वो प्रक्रिया और संचालन समिति के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष का काम है अपने प्रक्रिया को सही से देखना, आपकी जो सभा है उसमें प्रक्रिया सही से चल रही है कि नहीं और नियम वगैरह लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, इसीलिए तो अध्यक्ष बनाया जाता है, और सही से संचालित हो रही है कि नहीं। तो प्रक्रिया नियम सही से संचालित हो रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और राज्यों के लिए जो समिति थी, जो राज्यों से समझौता करने वाली समिति थी, वो थी जवाहरलाल नेहरू। जो राज्यों से समझौता करने वाली समिति थी वो थी जवाहरलाल नेहरू। और आप ये वाला राज्यों वाला और ये प्रांतों वाला कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे प्रांत है, प्रांतों में आते हैं सरदार पटेल, पे प्रांत और पे माने पटेल। ठीक है, और यहाँ पे राज्यों के लिए आएंगे जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए जो समिति है उसमें आएंगे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे पटेल जी। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। और एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि बड़ी समितियों में जो संघ शक्ति समिति है और संघीय संविधान समिति है वो जवाहरलाल नेहरू जी, अभी ट्रिक बताई है। प्रांतीय समिति पटेल जी, प्रारूप समिति अंबेडकर जी, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जातियों के लिए समिति, आपको मेरे साथ में बोलना है, ये जो मैं बोल रही हूँ ये नहीं कि मैं अपने लिए ही बोल रही हूँ, सरदार पटेल जी हो जाते हैं। और इनकी जो दो उप समितियां हैं कि आप हमारे मौलिक अधिकारों का ध्यान रखोगे तो हम पे होगी बड़ी कृपा, JB कृपलानी जी। और हमारे अल्पसंख्यकों का तो भैया आपको बहुत ही मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हो गए मुखर्जी जी। और अगर आप किसी सभा के अध्यक्ष बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो आपको तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें सही प्रक्रिया और नियम चल रहे हैं कि नहीं, उनका सही से संचालन हो रहा है कि नहीं। ये हो गई ट्रिक ऐसे। और यहाँ पे जो राज्यों के लिए, और आपको पहले वाले प्रांतों से कन्फ्यूजन नहीं करना है, प्रांत आ जाते हैं पटेल जी, और राज्यों के लिए समितियों को समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू जी। अब उसके बाद में है जो छोटी समितियां हैं, जो 13 छोटी समितियां हैं, जो उनमें से इम्पोर्टेंट है मैंने लिखी हैं। तो देखिए आप ये यहाँ पे इसी के बाद में जो छोटी समितियां हैं उनको याद रखने के लिए नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ट्रिक रिलेट कराती हूँ कि देखिए अगर आपको अब संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया है, देश का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया है, तो आपको जो आपके कर्मचारी हैं, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, मतलब आपको अपने वित्त और आपके कर्मचारियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, पैसा और कि कर्मचारी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए इनको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से ऐसे कनेक्ट करेंगे। और अगर आप देखिए राष्ट्र ध्वज को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हमारे स्कूल में 26 जनवरी 15 अगस्त बनता है तो राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है, तो उसमें क्या बढ़ता है, प्रसाद बढ़ता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी से ऐसे भी याद रख सकते हैं और इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं।
कि भाई जो उस टाइम पे हेड थे, जो अध्यक्ष थे, तो उन्हीं का काम है कि भाई झंडा फहराया जा रहा है कि नहीं। तो इस आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मैंने भी ये कई जगह मतलब देखा है कि यहाँ पे जो सिन्हा करके कुछ उनको KN सिन्हा करके नाम दिया गया है कि इस वाले कमेटी के अध्यक्ष वो थे सिन्हा जी। ये गलत है। अगर आपको अभी भी डाउट है कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, ये गलत क्यों है, तो देखिए मैंने अभी ये जो डाटा कंफर्म किया है, जो ये वाला चीज़ है ये वाली कंफर्म करी है, ये गवर्नमेंट की साइट से कंफर्म करी है। जो उस टाइम पे जो लोकसभा में जो डिबेट चल रही थी, तो जो उस टाइम पे जो कमेटी छपी हुई है तो वो नेट पे अवेलेबल है, गवर्नमेंट की साइट पे भी है, तो आप देख लीजिएगा कि ये वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इसे इंग्लिश में जो वहाँ पे लिखा हुआ होगा फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, ठीक है। तो ये सिन्हा जी के अंडर में नहीं है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर में है, ये आप याद रखिएगा। और अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप अपनी मन की शांति के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आती हैं दो और समितियां, सदन समिति और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, ठीक है। सदन समिति, तो सदन समिति से सदन समिति और से सीतारमैया, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, बी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, ये दोनों आती हैं इनके अंडर में। आई होप आप कुछ थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे। और ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये याद नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आप एक दो बार देखिए, खुद रिलेट कीजिएगा। अगर मेरी कोई ट्रिक आपको अच्छे से रिलेट नहीं हो पा रही तो आप अपनी करिएगा, ठीक है। और मैंने तो ये सुना है, देखिए सब हम लोग ज़्यादातर क्या ग्रामीण परिवेश के हैं, तो जो हमारे जो रिलेट चीज़ें होनी चाहिए वो गांव के हिसाब से होनी चाहिए। तो जो मैंने सुना है कि जो भट्टा, जो जिन पे ईंट बनती हैं, जो उन पे जो उनका पैसे के लेन देन के लिए, और जो वहाँ पे एक मुंशी को रखा जाता है, किसको रखा जाता है, मुंशी को, मुंशी जी को रखा जाता है। मैंने तो इतना ही सुना है, ठीक है, कि वहाँ पे सही से कार्य हो रहा है कि नहीं, तो कार्य का सही से संचालन हो रहा है कि नहीं, इसके लिए डॉक्टर KM मुंशी जी, ठीक है, कुछ रिलेट कर पा रहे होगे। और जो संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति थी, अगली समिति ये आती है, ये है GV मावलंकर समिति। अब ये मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है कि जो हमारी संविधान सभा थी उनको दो कार्य दिए गए थे। पहला कार्य एक ये था कि आप हमारे जो भारत है अब वो आज़ाद होगा तो आपको उनके लिए एक कानून बनाना है, वो कानून भी बनाना है भारत के लिए, और संविधान का भी निर्माण करना है। तो जब कानून बनाते थे तो जो उसकी अध्यक्षता करते थे वो करते थे GV मावलंकर जी, और जब संविधान बनाने की जो अध्यक्षता की जाती थी वो करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर का भी कुछ रिवाइज करा दिया है और आप इसे ऐसे कनेक्ट करिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रारूप संविधान, जो अगली कमेटी आती है कि हमने प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो कमेटी बनाई है उसके हेड कौन होंगे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि भाई अब जब संविधान बन गया है तो जब हमारी बहुत सारी चीज़ें तो प्रधानमंत्री जी देखते हैं, तो भाई उस टाइम पे भी प्रधानमंत्री जी ने देखा होगा कि भाई संविधान बन गया है कि नहीं, उसकी विशेष तरीके से जो देखा गया होगा वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा देखा गया होगा। तो इसलिए जो प्रारूप संविधान के लिए विशेष समिति है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। और एक नेक्स्ट जो कमेटी है, इन दो को एक इंसान से लगा के हम याद करेंगे रिलेट करके, ठीक है। एक है सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए जो कमेटी बनी थी, और एक नागरिकता सिटीजनशिप के लिए जो कमेटी बनी थी। तो आइए देखिए ना कैसे कनेक्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सर्वोच्च सबसे बड़ा हो गया, तो उसमें कोई वृद्ध, कोई सीनियर लोग होंगे। तो देखिए S वृद्धाचारी, ठीक है, सर्वोच्च वृद्ध, सीनियर लोग S वृद्धाचारी। और देखिए नागरिकता पर जो कोई भी नागरिकता के अब कानून पे जो बहस चल रही है तो उस पे हमारा जो निर्णय लेगा वो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय लेंगे। तो इसीलिए जो नागरिकता है वो भी किसी वृद्ध लोग के अंदर होनी चाहिए। मतलब वृद्ध से मतलब है कि उनको बहुत ही समझदारी होनी चाहिए, उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंस है, अनुभव वो होने चाहिए। तो इसलिए नागरिकता भी S वृद्धाचारी से। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने के लिए ये है कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, फिर भी ये कमेटी के अध्यक्ष थे, पर ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और ये सबसे ही मैंने भी देखा है कई पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भाषाई प्रांतों के आयोग का मतलब है कमीशन,
जो कि भाषा के आधार पे जो प्रांत बनेंगे उनके लिए किसकी समिति बनी थी? एस.के. धार समिति, जो वो भी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। एस.के. धार समिति, भाषा ही प्रांत के आधार पर एस.के. धार समिति। ठीक है, ये आप याद कीजिएगा, और आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो आप भी रिलेट कीजिएगा। तो चलिए इन समितियों का रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आप अध्यक्ष हैं तो आपको पैसा और कर्मचारियों का ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको राष्ट्रध्वज फहराना पड़ेगा, और आपका नाम तो जी प्रसाद भी है आपके नाम में, तो आपको राष्ट्रध्वज फहराने पे प्रसाद भी देना पड़ेगा। ठीक है, और पट्टा भी सीता रमैया, सदन से सीता से आप यहाँ पे रिलेट कर लेंगे। और जी ये देखिए कार्य संचालन समिति, ये मैंने आपको भट्टा से, ईंटों वाले भट्टे से रिलेट करके बताई है, मुंशी जी से। ठीक है, और ये मैंने आपको संविधान सभा के जो पिछले लेक्चर हैं उससे रिलेट करके बताई है। और जो प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, ये हमने कैसे रिलेट करी कि प्रधानमंत्री जी के पास में ज़्यादा काम होगा, उन्हें देखना होगा, उनके पास में ज़्यादा पावर है तो उन्हें ये देखना होगा। और सर्वोच्च न्यायालय और नागरिकता को हमने किससे कनेक्ट किया? वृद्धाचारी से, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा होता है तो वृद्धाचारी सबसे बड़े, इस हिसाब से। ठीक है, और भाषाई प्रांत आयोग एस.के. धार। ठीक है, तो अब हमने देख लिया इस वाले लेक्चर में कि जो समितियां थी, जो कमिटीज़ थी, उन्होंने किस किस हिसाब से काम किया, वो किस किस के अंडर में थी, और इन समितियों से क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, और कुछ लोग ना कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं कि क्या ये इस एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है लेक्चर, क्या ये इस एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है? देखिए मैं तो कहूँगी पर्याप्त है, बट आपको भी तो चेक करना होगा ना। किसी को भरोसा करने से पहले ऐसे किसी को भरोसा क्यों करें हम? तो आप किसी भी एग्ज़ाम के अपने जो भी आप एग्ज़ाम सोच रहे हो उसके उठाइए पुराने सालों के क्वेश्चंस पेपर और सॉल्व कीजिएगा। जो इन टॉपिक जितने टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्या आप उनसे सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर वो सॉल्व हो रहे हैं तो आप उठाइए प्रैक्टिस सेट्स, जो कि बहुत सारी बुक्स आती हैं, अगर वो भी सॉल्व हो पा रही हैं तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। और इतना मैं कह सकती हूँ कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब जो कुछ फैक्ट रह गए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य रह गए हैं संविधान से रिलेटेड, तो अब हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो जो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, वो हैं B.N. राव। कौन है? B.N. राव। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार B.N. राव। और हमारी जो संविधान सभा थी उस टाइम पे उनका प्रतीक जो मोहर थी वो थे हाथी। ठीक है, क्या थी? प्रतीक थी हाथी। और जो संविधान सभा के सचिव थे H.V.R. अयंगर। कौन थे? H.V.R. अयंगर। आप एक दो बार इन चीज़ों को बोलिएगा और अपने मन में कुछ भी रिलेट कीजिएगा, हो जाएगी याद। ठीक है, और जो मुख्य प्रारूपकार थे, चीफ ड्राफ्टमैन थे, वो थे L.N. मुखर्जी। कौन थे? L.N. मुखर्जी। बोलिए मेरे साथ में, मुख्य प्रारूपकार कौन थे संविधान सभा में? L.N. मुखर्जी। और जो हमारे संविधान को लिखा है, देखिए आपको ना ये वाला यहाँ तक, ये जो सारे हैं इनमें मैंने ट्रिक बनाई है और इनको मैंने रिलेट किया है। जो आपने कृष्ण जी के अलग अलग नाम सुने होंगे कि देखिए बिहारी जी सुना होगा, आपने उनका नाम नंदलाल भी सुना होगा, आपने उनका नाम वसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है, और नंदलाल भी सुना होगा। तो हम अब इनको ऐसे ही रिलेट करेंगे। ठीक है, अब हम इनको करेंगे कृष्ण जी से रिलेट। तो जो सुलेख है, जो कैलीग्राफी किया है, जो लिखा है, जो जिनकी हैंड राइटिंग में वो लिखा है हमारा ओरिजिनल संविधान, और ओरिजिनल संविधान था हमारा अंग्रेजी भाषा में, तो उनको किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ये किस में लिखा है? अंग्रेजी भाषा में। और इन्होंने लिखा है इटैलिक शैली में। किस में लिखा है? इटैलिक शैली में, प्रवाह में, भाषा में। और ये उनके द्वारा ओरिजिनली हाथ से लिखा गया है। ठीक है, और जो इसकी सजावट है, जैसे देखते हैं आप फूल पत्तियां बनी हुई हैं, साइड में कुछ सजावट की हुई है, कुछ पैटर्न ड्राइंग बनाई गई है, वो करी गई है नंदलाल बोस जी ने और राम मनोहर सिन्हा ने। ये दोनों थे उस टाइम पे शांति निकेतन में आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। अब शांति निकेतन का नाम आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेट करके सुना होगा, नहीं सुना है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं बताऊंगी, वरना नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो सुलेख है वो प्रेम बिहारी, जो कृष्ण जी का नाम है, उन्होंने किया है अंग्रेजी भाषा का। और क्या कहते हैं, नारायण भी भगवान जी से ही रिलेटेड है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कीजिएगा। अब इसका आता है हिंदी संस्करण। हिंदी संस्करण जी किसने लिखा है? वसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखा है। किसने लिखा है? वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। और सजाया किसने? नंदलाल बोस ने। ये वाले नंदलाल बोस जी ने इनको सजा दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे सारे ही कृष्ण जी के से नाम है, तो आप ऐसे रिलेट कीजिएगा और जो आपका मन करे आप उस हिसाब से कीजिएगा। ठीक है, आई होप करती हूँ कि आशा करती हूँ कि मैं आपको थोड़ा ये रिलेट आप कर पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। और देखिए जो संविधान हमारा बना है उस पर कुछ पैसा तो खर्च हुआ होगा, बिना पैसा के तो बना नहीं है। वो खर्चा आया है लगभग 64 लाख। कितना आया है? लगभग 64 लाख। और जो टाइम लगा है वो लगा है 2 वर्ष और 11 महीने और 18 दिन, मतलब 3 साल से थोड़ा कम टाइम लगा है। और जो इसकी टोटल बैठक हुई थी, जो ये बैठे थे, ये 11 बैठक हुई थी। और जो हमारे जो संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारा संविधान बनाया था, जो उन्होंने जो निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उन्होंने जो 60 अलग अलग देशों के संविधान से का अवलोकन किया, उन्हें अच्छे से पढ़ा और उनसे जो भी हमारे देश के हिसाब से उन्हें चीज़ सही लगी कि आइए हमें वो चीज़ें अपने देश के लिए ले लेनी चाहिए और जो छोड़नी थी वो छोड़ दी। ठीक है, तो उन्होंने इस हिसाब से वो संविधान 60 देशों का अलग अलग पढ़ा है। और उनसे कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि भाई आपने तो सारा का सारा संविधान दूसरे देशों से उधार कर ले लिया है। तो इन्होंने इसका जवाब बहुत ही अच्छे से दिया था कि देखिए जो बेसिक अधिकार हैं, अब देखिए संविधान है, हर इंसान के, हर देश में जाइए, हर देश में हर इंसान के बेसिक अधिकार तो एक ही होंगे कि भाई उन्हें खाना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीज़ें चाहिए। तो भाई इन पे किसी का कोई एक अधिकार नहीं है कि किसी ने लिख दिया तो कि हमने उससे उधार ले लिया। हमने तो देखा है सारे संविधान को पढ़ के 60 देशों के कि हमारे नागरिकों को क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या यहाँ पे लोगों को सूट कर सकता है, उस हिसाब से हमने अपने देश के लिए लिया है ये। इसीलिए जो BR अम्बेडकर जी थे इतने अच्छे जवाब देने के लिए जाने जाते थे, इसीलिए उन्हें कहा जाता है भारत के संविधान के पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। और इन्हें कहा जाता है आधुनिक मनु। आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है? कि जो मनु थे, आपने मनु की बुक के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने कुछ नियम कानून अपनी बुक्स में बताए थे, तो उस हिसाब से जो ये भी हमारे संविधान में कुछ नियम कानून है, इसलिए अम्बेडकर जी को आधुनिक मनु, भारत संविधान के पिता कहा जाता है। तो आइए ये वाला पेज एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। भारत संविधान का प्रतीक है हाथी। और ये देखिए सचिव हैं संविधान सभा के HVR अयंगर। मेरे साथ में आप बोलिएगा, मैं इसीलिए वापस से रिवाइज करा रही हूँ कि आप मेरे साथ में बोलें और आपकी मेमोरी में कुछ बैठ जाए। मुख्य प्रारूपकार हैं, जो चीफ ड्राफ्टमैन है वो LN मुखर्जी हैं जी हैं। सुलेखकार मैंने आपको ये सारा कृष्ण जी से रिलेट कराया है कि उनके क्या क्या नाम थे। बिहारी जी भी उनका नाम था, नंदलाल जी भी उनका नाम था और कृष्ण जी भी। आप ये बिहारी नाम जब मथुरा वृंदावन में आपने सुना होगा, और नंदलाल। ठीक है, और यहाँ पे जो इनका अंग्रेजी में जो साथ दिया है वो राम जी ने भी, आप ऐसे राम जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट जो हिंदी में नंदलाल जी ने अकेले लिख लिया। ठीक है, आप इस हिसाब से कनेक्ट कर लीजिएगा और ये वाली भी चीज़ें देख लीजिएगा। 60 अलग अलग देशों का अवलोकन करा है, 64 लाख रुपए खर्च आया है। देख लिए 60 देशों का अवलोकन है, थोड़ा उससे 4 लाख रुपए और एक्स्ट्रा खर्चा आया है, इस हिसाब से रिलेट कर लीजिएगा आप। ठीक है, और मैंने आपसे इसमें अब कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर है, जो पहले वाले एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। और आप देखेंगे कि अगर किसी भी इस लेवल के UPSI के लेवल के एग्ज़ाम, SI हो गया, किसी दूसरे अदर स्टेट के SI में एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, तो आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है पूरी, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। तो देखिए भारत संविधान, जो पहला क्वेश्चन है, भारत संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से थे, ये मैंने आपको अभी बताया है, आपको आंसर करना है। और देखिए इस वाले क्वेश्चन में ना मैं आपको ये सिखा देती हूँ, कुछ लोगों को तो याद आ गया होगा ये क्वेश्चन देख के इसका आंसर, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है, बट फिर भी आप एकदम से अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हो। तो अगर मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, आपने संविधान पढ़ा है, फिर भी कभी कभी भूल जाते हैं एग्जाम में, नर्वस होकर, टेंशन में। तो देखिए एलिमिनेट मतलब कि हटाना कैसे है और सही आंसर पे कैसे पहुंचना है, उसका तरीका मैं बताती हूँ कि संविधान सभा के गठन करने का आधार क्या है। तो देखिए आपने अगर संविधान पढ़ा होगा एग्ज़ाम टाइम के लिए, मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे सोचना है कि देखिए ये 1947 में तो आया नहीं होगा, क्योंकि संविधान सभा की मांग तो पहले कर दी गई थी, गठन तो पहले हो गया था आज़ाद होने से पहले, तो ये 1947 में तो आया नहीं होगा। ठीक है, उससे पहले ही आया होगा।
और भारत डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, ऐसा तो मतलब पढ़ चुके हो तो ऐसा तो आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाता है, ये वाला ऑप्शन भी कट जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, वो भाई क्यों मान लेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा सीधा प्रस्ताव, वो भी अपना ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश वाले लोग हैं, जो ब्रिटिश सरकार है वो अपना कोई प्रस्ताव लाएगी, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारा देश उनके अधीन था। तो ये वाला भी इस हिसाब से हटा के आप इस हिसाब से आप सही क्वेश्चन आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। देखिए आप ये रिलेट कीजिएगा, मैंने बताया था कि जो पहला दिन है तो उस दिन इलेक्शन नहीं, मतलब लोगों ने नहीं चुना था कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा, तो उससे जो सबसे वृद्ध लोग थे उस टाइम पे सभा में उनको चुना गया था। और मैंने वृद्ध लोग को एस से कनेक्ट किया था, सच्चिदानंद, कुछ आपको याद आ रहा होगा, तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। और देखिए चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत संविधान में कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ये किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, और अब नेक्स्ट एग्जाम में, अभी आपका इसका आंसर बताएंगे, नेक्स्ट एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। और एक और में पूछा गया है भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ये रहा देखो, और आपका एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन गया है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि लगभग कितने अनुच्छेद हैं। तो इसी एक ही क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन बना सकते हो। और अगर आपने ये क्वेश्चन देखा है तो आपका ना क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होना चाहिए कि आपने ये क्वेश्चन देखा, अभी नीचे वाले 5 और 6 क्वेश्चन को आप भूल जाइए, तो आप अभी किसी एग्जाम का ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ देख लिया, आपको इसका आंसर पता चल गया, तो आपके मन में ना इतनी इच्छा और जग जानी चाहिए, इतना कि हम ये भी देख लें कि अब जो हमारा वो संविधान है, तो जब ओरिजिनल संविधान बना था तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। तो आपने हाथों हाथ ये देख लिया। अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं और उसका हिस्ट्री पास्ट अच्छे से देखते हैं तो आप कई क्वेश्चन आने वाले उससे रिलेट करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपसे पूछा था, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, तो आप ये दोनों देखते ही मना कर देंगे कि भाई ये दोनों तो है नहीं, बचे ये दोनों। तो ये मैंने अच्छी तरह पुरानी वीडियो में बताया है कि पूर्ण रूप से संविधान तैयार हो चुका था वो 26 नवंबर 1949 में हो चुका था। बट उसे जो पास किया गया था, जो मतलब पूरी तरह से जो लागू किया गया था, वो 26 जनवरी 1950 से किया गया था, ठीक है। और जो 8वां क्वेश्चन है, भारत संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, इसका आंसर अभी बताया था आपको क्वेश्चन, अभी जो पहले जो 1-2 पेज पहले पढ़ाया है पहली स्लाइड में, ठीक है। और जो भारत संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने का कारण, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये भी बताया मैंने आपको, इसका भी आप आंसर दीजिएगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये तो सबको ही पता होगा 10वें क्वेश्चन का आंसर। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो देखी है, एक एक बार भी अच्छे से देखी है, तो आप ये 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये सारे 10 के 10 बहुत इजी हैं, इनमें कुछ इतना हार्ड है नहीं। और आप साथ साथ में किसी भी प्रैक्टिस बुक लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस दे रखे हों, चैप्टर साथ के साथ पढ़िए और साथ के साथ क्वेश्चंस सॉल्व करिए। इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपको आपके लेवल का पढ़ाया जा रहा है, क्या आपको आपका समझ आ रहा है, और क्या इन्फॉर्मेशन आपके हिसाब से करेक्ट है और पर्याप्त है, ठीक है। और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे और आप अपना 10 में से स्कोर बताएंगे, ताकि मेरे को पता चले कि आपके जो वीडियो में किस हिसाब के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ऐड करने हैं आपके लिए। और ये रहे आपके आंसर्स, ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा। और आज देखते हैं कि अब 2 वोकैबुलरी देखते हैं। तो देखिए 2 वोकैबुलरी हैं जिन्हें आप खुद से भी रिलेट कर सकते हैं, दोनों वर्ड मीनिंग को, कि भाई हमें पढ़ने के लिए, हमें नौकरी पाने के लिए, जीवन में नौकरी पाना है, किसी का उद्देश्य और कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी का उद्देश्य नौकरी पाना ही होगा। किसी को कुछ करना है, किसी को किस फील्ड में अच्छा करना है, तो उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है। एकदम से हमारा निश्चय होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए, मजबूत इरादों की ज़रूरत है, तो उसे इंग्लिश में कहा जाएगा डिटर्मिनेशन। हमें मजबूत डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। और इसी से रिलेटेड है, एक है परसिवरेंस, इसका मतलब है दृढ़ता, मतलब कि इरादों में इतना मजबूती होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए बट हम अपने काम पे टिके रहें और हम पढ़ते रहें, या आपका जो भी काम है आप वो करते रहें। अगर 1-2 दिन किसी वजह से नहीं पढ़ पाते तो दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि प्रॉब्लम तो सब
किसी को भी आ सकती है, ठीक है। और अब आप आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्यों समझ नहीं आया है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो कृपया करके लाइक कीजिएगा। इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ, या बनानी है या नहीं, किस हिसाब की बनानी है, ठीक है। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आंसर ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। और आपको जो लेक्चर्स हैं इनकी सारी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, रोजगार विद अंकित टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको लगता है कि ये नॉलेज आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है तो आप उनको ये चैनल और ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।